Hello, hi students, how are you? And in previous lecture we have done some problems and some topics of the unit 2 current electricity. And today I will tell you some problem and then some topics. कुछ एक क्वेरी बच्चों ने मेरे से पूछी हैं फ्रॉम फर्स्ट यूनिट आल्सो, तो वो भी मैं डिस्कस कर दूंगा आप लोगों को। वैसे तो वो कंसेप्चुअल है ज़्यादातर, ठीक है। तो पहले हम शुरू करते हैं कुछ प्रॉब्लम्स, और थोड़ा सा मैंने काफ़ी बच्चों से फ़ोन पे बात की है, काम करते रहो, लर्न भी करो, ठीक है। चलिए ओके, अब शुरू करते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स हैं आप लोगों को। देखिए फर्स्ट प्रॉब्लम ये है करंट इलेक्ट्रिसिटी की, मेरे से पूछी है बच्चों ने। इन बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस दिस, ऑफ रेडियस 5.110 की -11। ये आपने पढ़ी होगी बोहर मॉडल में। क्या होता है, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, ये इलेक्ट्रॉन इन रेडियस आर, विद वेलोसिटी भी आप ये जानते हैं, इन रेडियस ऑफ 5.110 की -11 मीटर एट ए फ्रीक्वेंसी ऑफ न्यू इज इक्वल टू 6.8 10 की पावर 15 रिवोल्यूशन पर सेकेंड। Find the equivalent current at any point on the orbit of the electron। क्या पूछा आपसे, करंट, व्हाट इज द करंट। यू नो I इज इक्वल टू, वेरी इजी, तो I इज इक्वल टू Q बाई टी। Q इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड T इज द टाइम पीरियड टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन। और यू नो वेरी वेल 1 बाई टी इज फ्रीक्वेंसी, बिकॉज 1 बाई टी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होती है। तो नाउ पुटिंग दिस वैल्यूज इन दिस रिलेशन, क्यू को हम वी लिख लेंगे इंटू न्यू, तो फॉर्मूला बन गया 1.6 इंटू 10 की -19 इंटू 6.8 इंटू 10 की पावर +15। तो सिंप्लीफाई कीजिए, 1.6 इंटू 6.8 इंटू 10 की -4, और ये लगभग आ रहा है आपका 1.088 10 की -3 एम्पियर। बच्चों क्लियर सबको, वेरी इजी। रेडियस का कोई यूज नहीं है, ये आपको पजल करने के लिए यहाँ दिए सिर्फ। तो ये किसी बच्चे ने पूछा था, मैंने बता दिया, दोबारा देख लो। R इज इक्वल टू 5.1 आपके याद होगा, थ्योरेटिकल भी है। 0.53 एंगस्ट्रॉम ऑर्डर की रेडियस होती है जब कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है इन्हें orbit around the proton in hydrogen atom, and the frequency is 6.8 10 की 15 round per second. So the current will be I is equal to Q by T, और you know reciprocal of time period is the frequency, तो Q into nu, ये फॉर्मूला बन गया आपके पास। और you know the charge of electron E 1.6 10 की -19 and frequency given here, so you can multiply and calculate 1.088 10 की -3 एम्पियर। सेकेंड क्वेश्चन भी पूछा है मेरे से, सेकेंड वन, सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड डिस्चार्ज। तो Q यानी कि Na का जो कंसंट्रेशन है वो कितनी है, 6.0 10 की 16 आयंस एंड 4.5 इंटू 10 की 16 क्लोरीन आयंस इन 2 सेकेंड्स। T इज इक्वल टू 2 सेकेंड। What is the current passing through the solution? सोचिए क्या चीज़ है। मैं आपको कहता हूँ कि हर एक प्रॉब्लम अपने आप में प्रॉब्लम नहीं होती, वो एक कंसेप्ट होता है। तो वो कंसेप्ट क्या है, आप जानते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ा आपने, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइट में जब करंट पास होती है तो वो इलेक्ट्रोलाइट NaCl टूट जाता है सोडियम और क्लोरीन में। तो सोडियम आयन की कंसनट्रेशन ये है और क्लोरीन आयन की कंसनट्रेशन ये है इन 2 सेकेंड्स। तो व्हाट विल बी द करंट, तो I इज इक्वल टू क्या आ जाएगी, Na प्लस N क्लोरीन इंटू E बाई टी। बच्चों याद करो, I इज इक्वल टू Q बाई टी। Q क्या हो जाएगा, Ne, तो N सोडियम प्लस N क्लोरीन इंटू E इंटू बाई टी। तो I इज इक्वल टू 6 इंटू 10 की 16 प्लस 4.5 इंटू 10 की 16 इंटू 1.6 10 की -19 अपॉन 2।
ये आ जाएगी आपकी 10.5 इंटू 10 की 16 इंटू 10 की -19/2। सो 5.025 इंटू 10 की पावर -3 ओ इंटू 1.6 आल्सो हियर 1.6 ये तो ये हो जाएगी आपकी 8.4 मिली एम इंटू 10 की -3 एम्पियर और 8.4 मिली एम्पियर। क्लियर? तो ये आपकी करंट आ जाएगी इन द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ ए सेल। इसके बाद आप लोगों ने मेरे से पूछिए क्वेश्चन नंबर 5। दोबारा देख लो। आपने क्या पढ़ा कि जब कोई भी इलेक्ट्रोलाइट होता है तो उसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। जब उनमें करंट पास होती है तो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपको पढ़ाएंगे केमिस्ट्री में नवनीत सर। तो जब वो इलेक्ट्रोलाइट पे यानी कि यहाँ से तो सॉल्यूशन में फ्लो करता है, क्लोरीन आयन इधर आएंगे, सोडियम आयन इधर आएंगे, इस पर डिपॉजिट होंगे। कितना फेराडे ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दी थी तो आप देखेंगे फेराडे के लॉ पढ़ा दिए होंगे या पढ़ेंगे आप। तो जो कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयंस है, कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन आयंस, टोटल नंबर ऑफ करंट कैरियर एन हो गया ये इंटू ई यानी कि इक्वल टू क्यू बाई टी। क्यू की जगह एन सोडियम प्लस एन क्लोरीन इंटू ई बाई टी हो गया। तो ये सारा का सारा कंसंट्रेशन ऑफ ये होगी आपकी सोडियम आयन, कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन आयन इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन टाइम 2 सेकेंड। तो आई इज इक्वल टू बस इसको ऐड कर लिया, सिंप्लीफाई कर लिया, 16 पंजे 80 लगभग 8 के आसपास आ रही है। 8.4 10 की -3 एम्पियर, 8.4 मिली एम्पियर। क्वेश्चन नंबर नाउ 5th। द चार्ज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर वर्सेस विद द टाइम इज, देखिए द चार्ज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन द 80 minus 3t square plus 5t cube. The charge flowing through the conductor varies with time as q is equal to 80 minus 3t square plus 5t cube. Find 1. The initial current. Time after which the current reaches the maximum value. Time after which the current reaches a maximum value. And third, the maximum or minimum value of current. अब आप देखिए, आप क्या जानते हैं? I is equal to 80 minus 3t square plus 5t cube। क्या होती है करंट? I is equal to पद देखिए dq by dt। I is equal to dq by dt ये आ जाएगी। वेरी इजी। अब +1 के वहीं पहुंच जाइए डिफ्रेंशिएशन में। तो आपको क्या करना है? q इज इक्वल टू 80 माइनस 3t स्क्वायर प्लस 5t क्यूब का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा करंट के लिए। तो I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ 80 माइनस 3t स्क्वायर प्लस 5t क्यूब। कर दीजिए डिफ्रेंशिएशन। चलो डी बाई डी टी ऑफ 80 माइनस डी बाई डी टी ऑफ 3t स्क्वायर प्लस डी बाई डी टी ऑफ 5t क्यूब। t का 1 माइनस 3 इंटू 2 t की 2 माइनस 1 प्लस 5 इंटू 3 t की 3 माइनस 1। 8 माइनस 60 प्लस 15t स्क्वायर आ गया। अब बोलो करंट आ गया इनिशियल में ऐड, यानी कि इनिशियल का मतलब बोलो सब बच्चे जानते हैं एट t इज इक्वल टू 0। तो पुटिंग हियर t 0 तो आई क्या आ जाएगी? आई इज इक्वल टू 8 माइनस 6 इंटू 0
प्लस 15 इंटू 0 स्क्वेयर, सो आई इज इक्वल टू 8, आई इज इक्वल टू 8 एम्पियर। यही आंसर है पहला, 8 एम्पियर। अब एक बात ध्यान दीजिए आप, मैक्सिमम और मिनिमा की कंडीशन क्या होती है, आई इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 8 माइनस 60 प्लस 15 टी स्क्वेयर। फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव इज जीरो, यानी कि डी आई बाई डी टी मस्ट बी जीरो। ये मैथ में आपको कराएंगे आपके टीचर्स, तो इसका डेरिवेटिव ले लीजिए डी आई बाई डी टी। बताइए डी बाई डी टी ऑफ 8 माइनस 60 प्लस 15 टी स्क्वेयर। सो डी आई बाई डी टी डेरिवेटिव, कांस्टेंट का 0 माइनस 60 का 1 प्लस 15 टी स्क्वेयर का 2t 2 की -1 -6 प्लस 30t, तो दिस मस्ट बी इज इक्वल टू 0। क्या आ जाएगा बताइए, 0 इज इक्वल टू -6 प्लस 30t, तो बच्चों 6 इज इक्वल टू 30t, तो t इज इक्वल टू 6/30, 0.2 seconds। आफ्टर 0.2 सेकेंड द करंट विल बिकम मैक्सिमम। आ गया आपका आंसर ये भी। और क्या पूछ रहा है आपसे, द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ द करंट। 0.2 की वैल्यू रख दीजिए इसमें आई में, क्या आ जाएगी, सो द करंट फर्स्ट ये हो गया आपका, ये सेकंड। दोबारा देखो, आप जानते हैं आपको चार्ज गिवन है 80 माइनस 3t स्क्वायर प्लस 5t क्यूब, तो करंट क्या होती है इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। तो टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ दिस, तो जब आप इसको डेरिवेटिव लिया तो आपने देख लिया 8 माइनस 60 प्लस 15t स्क्वायर, पुटिंग t इज इक्वल टू 0, क्योंकि इनिशियल करंट पूछ रहा है, इनिशियल एट टाइम t इज इक्वल टू 0, इनिशियल वेलोसिटी, इस तरह की चीज़ें आपने +1 में पढ़ी थी, तो वहाँ आप क्या लेते थे एट t इज इक्वल टू 0, तो एट t इज इक्वल टू 0, तो ये आपकी करंट आ जाएगी 8 एम्पियर। फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, ये मैथ में आपको पढ़ाया गया होगा, करंट का फर्स्ट डेरिवेटिव को हम 0 रखेंगे तो हमारा ये कंडीशन आ जाती है मैक्सिमा और मिनिमा की। तो डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू 0, इसका फिर डेरिवेटिव ले दो, कांस्टेंट का 0, 60 6 इंटू 1 प्लस 15t स्क्वायर का 2 इंटू टी की 2 -1, यानी कि 30, 15 इंटू 2 30t, तो डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू -6 प्लस 30t, डी आई बाई डी टी मस्ट बी 0। बोलो मैं वही कंडीशन, मैंने दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, तो 0 इज इक्वल टू -6 प्लस 30t, तो बस 6 इधर आ गया प्लस का हो जाएगा, तो ये आ गया 30t, तो t इज इक्वल टू 6/30, यानी कि 1/5, तो 0.2 सेकेंड्स। बस करंट चाहिए आपको, यहाँ t की वैल्यू 0.2 रख दो। थर्ड केस क्या है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ द करंट, तो आई की करंट वैल्यू मैक्सिमम 8 माइनस 6 इंटू 0.2 प्लस 15 इंटू 0.2 का स्क्वायर, यानी कि t इक्वल टू 2 सेकेंड की वैल्यू उठा के इस एक्सप्रेशन में रख दिया आपने। 8 माइनस 1.2 प्लस 15 इंटू 0.04, 0.6, 8 माइनस 1.2 प्लस 0.6, ये आ जाएगा 8 माइनस 0.6 बची, 1.2 में 6 गए, तो ये आ जाएगा 7.4 एम्पियर। देखो ये आंसर है कि ये पता चल गई किस टाइम पे करंट की वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम होगी, तो आपने 0.2 सेकंड पे निकाल लिया, 0.2 की वैल्यू उठा के आपने यहाँ रख दी है, t इक्वल टू 0.2 सेकंड इन दिस इक्वेशन, तो आपने करंट की वैल्यू निकाल दी, जो आपका आंसर है 7.4 एम्पियर। होगा क्लियर? तो ये न्यूमेरिकल्स आपने मेरे से पूछे थे, जो मैंने आपको बता दिए। चलिए, तो ये मैंने आपकी
टॉपिक की प्रॉब्लम ले दी हैं। पिछले चैप्टर की आपने 2-3 मेरे से डाउट पूछे हैं, मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। एक तो मेरे से पूछा है आप लोगों ने कैपेसिटर वाले में, एनसीईआरटी के 2-3 डाउट हैं बच्चों के, एक और भी है वो भी मैं आपको करा दूंगा। तो एक्चुअली एक मेरे से पूछा था थर्मल वेलोसिटी। याद कीजिए आपने +1 में क्या पढ़ा था, 3/2 kT इज इक्वल टू हाफ mv²। K is the Boltzmann constant, T is the temperature. If you increase the temperature, the kinetic energy, because it is the constant. So mass is also constant, so you can say V square is directly proportional to T और V is directly proportional to √T। तो बेसिकली जब आप किसी भी चीज़ का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, एटम, मैटर इंक्रीज हो जाती है। तो क्योंकि ये रैंडमनेस बढ़ाती है, टेम्परेचर कभी भी एक यूनिक डायरेक्शन में फ्लो नहीं देता किसी को। क्या करता है वो, गैस मॉलिक्यूल्स वगैरह की क्या बढ़ा देता है, रैंडमनेस। तो रैंडमनेस जो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है वाइब्रेशंस की, इस तरह वो रैंडमनेस बढ़ जाती है। तो ये है आपकी थर्मल वेलोसिटी। तो बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर अक्रॉस द कंडक्टर, द इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस बोथ स्टार्ट टू वाइब्रेट। तो दिस इज द थर्मल वेलोसिटी। क्लियर हो गया, ये अलग चीज होती है, डिपेंड्स अपॉन दी टेम्परेचर। थोड़ा सा याद करो, +2 में 3/2 kT इज इक्वल टू हाफ mv² से आप इसको थोड़ा आइडिया ले सकते हैं। इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर देन द थर्मल एजिटेशन इन द एटम और मॉलिक्यूल्स विल इंक्रीज, ड्यू टू विच द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स और एटम्स विल और आयंस विल इंक्रीज। तो दिस इज कॉल्ड द थर्मल वेलोसिटी, विच वेलोसिटी इंक्रीज ड्यू टू द टेम्परेचर। इट इज द वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन, इट इज द वेलोसिटी which depends upon the temperature। बताइए आपको, इट इंक्रीज द रैंडमनेस। तो होगा अब क्लियर ये। तो चलिए इसके बाद 1-2 प्रॉब्लम और बच्चों ने मेरे से पूछी हैं एनसीईआरटी की। हाँ ये मिल गई मुझे। क्वेश्चन नंबर 13 मैं आपको बता चुका हूं, ध्यान करो, ये दोबारा बता देता हूं। अगर ये कोई क्यूब, स्क्वायर का डायगोनल कितना होता है, ये तो √2a पाइथागोरस अप्लाई करके, लेकिन क्यूब का डायगोनल क्या आ जाता है बताइए। अपने रूम के अपोजिट कॉर्नर देख लेना, दोनों ये कॉर्नर और ये कॉर्नर, तो अपोजिट कितना आएगा, आर ये और आर ये, तो कितना आ जाता है ये। तो आप ध्यान दो, अगर इसकी साइड ए है सारी, तो डायगोनल क्या आएगा बच्चों, थोड़ा ध्यान से समझा करो चीजें। तो डायगोनल ऑफ ए क्यूब क्या होता है, √3a। डायगोनल ऑफ ए क्यूब, और इसका आधा क्या हो जाएगा, सेंटर से डिस्टेंस r क्या आ जाएगा, √3a/2। मैं दोबारा करा चुका हूं, सिमेट्रिक बॉडी के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है और पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 8 कॉर्नर पे क्यू चार्ज रखें, 8 × v', 8 × 1/4 πε0 q/r। बच्चों r की वैल्यू रख दो, आपका आंसर आ गया। और है क्या, तो थोड़ा सा इंटरेस्ट बनाइए पढ़ाई की तरफ, तभी मजा आएगा। अदरवाइज तो आपको पता ही है +1 के हमारे एफर्ट 16q/√3a, ये आपका आंसर आ गया। तो बच्चों ठीक है ये चीज। एक बच्चे ने मेरे से क्वेश्चन नंबर 15 थी, ये कैपेसिटेंस एनसीईआरटी, ध्यान दें 15 दोबारा डिस्कस कर रहा हूं मैं सारी चीजें। क्वेश्चन नंबर 15 का बी पार्ट पूछा है बच्चों। कोई भी शेप है, आप किसी को भी चार्ज देंगे तो कहाँ जाएगा, उसकी आउटर सरफेस पे सदा इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। तो बी में जो आपको ने ये कहा है, इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड ए कैविटी विद नो चार्ज 0 even if the shell is not spherical but
हैज़ एनी इरेगुलर शेप एक्सप्लेन। यस, कोई भी शेप हो, कैसी भी शेप हो, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही होगा, क्योंकि उसके अंदर कोई चार्ज नहीं है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, तो इट डज नॉट डिपेंड अपॉन शेप ऑफ द सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी इज ऑलवेज जीरो। तो होगा कंसेप्ट क्लियर। ये है, चाहे वो कुछ भी बात बनाता रहे, आपको इस पे ध्यान देना। एक क्वेश्चन नंबर 20 पूछा है मेरे से। टू चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियाई ए एंड बी आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय ए वायर। देखिए, एक चार्ज स्फीयर है ए रेडियस का और दूसरा बी बाय वायर। व्हाट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ टू स्फीयर्स। यूज द रिजल्ट obtained to explain why charge density on a sharp and pointed end of a conductor is higher than that of the flatter portion। देखिए, ए रेडियस है, इसकी ज्यादा ले ली, बी रेडियस है मैंने। तो टू चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस ए एंड बी आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय ए वायर। व्हाट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेसेस ऑफ टू स्फीयर्स। ये दोनों कनेक्ट हैं। Use the result obtained to explain why charge density of a sharp and pointed end of a conductor is higher than that of flatter portion। The charge flow from, अब आप जानते हैं चार्ज सदा किधर फ्लो करता है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। द चार्ज फ्लो फ्रॉम high potential to low potential। क्लियर। अब देखिए, पहले की मान लीजिए कैपेसिटी कितनी ले लें आप, C1, दूसरे की C2 ले लो, और पहले का चार्ज मान लीजिए Q1 है, दूसरे का Q2 ले लो। कब तक चार्ज फ्लो करेगा, अप टू कॉमन पोटेंशियल एंड अप टू कॉमन पोटेंशियल V। मान लीजिए दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कॉमन पोटेंशियल। तो Q1 इज इक्वल टू C1V और Q2 इज इक्वल टू C2V। रख दीजिए दोनों वैल्यू। तो Q1 बाई Q2 क्या हो जाएगा बच्चों, C1V बाई C2V कैंसिल, C1 बाई C2। और C को आप जानते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नोड R, 4 पाई एप्सिलॉन नोड A बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोड B, A बाई B। सो Q1 बाई Q2 इज इक्वल टू A बाई B हो गया। और सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, सिग्मा इज इक्वल टू Q बाई 4 पाई R स्क्वायर वाले फॉर्मूले से आप दोनों की ले लीजिए। तो सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 इज इक्वल टू Q1 अपॉन 4 पाई A स्क्वायर अपॉन Q2 अपॉन 4 पाई B स्क्वायर। ये लो, तो Q1 4 पाई स्क्वायर भी काट दीजिए बाई Q2 इंटू B स्क्वायर बाई A स्क्वायर। Q1 बाई Q2 किसके इक्वल है, यार देखो बच्चों, A बाई B के रख दीजिए, A बाई B इंटू B स्क्वायर बाई A स्क्वायर कैंसिल हो गए, तो क्या बचा B बाई A। सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 इज इक्वल टू B बाई A। सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 इज इक्वल टू B बाई A। देखिए बच्चों, आप जानते हैं किसका पोटेंशियल ज़्यादा होता है, जहाँ रेडियस कम होती है। अगर ये पूरा का पूरा मेरे हाथ में पेन है, आप देख लो, आपके सामने किया हुआ है मैंने, सबसे ज़्यादा एरिया कहाँ है, यहाँ, इससे कम यहाँ कम होता जा रहा है, यहाँ का और कम हो गया। ये टिप देखो, इसका सरफेस एरिया सबसे कम है, तो इसलिए यहाँ क्या चार्ज डेंसिटी सबसे ज़्यादा हो जाएगी। भले इस पे यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो अगर इसका एरिया यहाँ सबसे ज़्यादा कम हो गया टिप पे, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। तो कोरोनल डिस्चार्ज भी कहलाता है। और इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए आपने देखा होगा एरोप्लेन के जो पीछे का पोर्शन है वो इस तरह का कोन शेप में होता है, ताकि जो सरफेस पे चार्ज आता रहे यहाँ से लीक होता रहे। तो इसलिए शार्प एंड बनाया जाता है एरोप्लेन के पीछे का पोर्शन ये, और जिस पे से बॉडी पे जो चार्ज आता रहता है। वैसे तो आप अर्थ के ऊपर, तो आपको क्या समझाया था मैंने, उसकी लैंडिंग अर्थिंग होती रहती है, वायर
इससे टच होकर चलती है अर्थ से, लेकिन जब हवा में ऊपर स्पेस में एरोप्लेन चलता है तो उसकी अर्थिंग पॉसिबल नहीं है, तो उसके ऊपर जो चार्ज आएगा उसको इस तरह की शेप होती है पीछे से, तो इसीलिए की जाती है क्योंकि यहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी तो ज़्यादा लीक करेगा यहाँ से चार्ज, तो पीछे लीक करता रहता है चार्ज, अदरवाइज तो पहले शेप नहीं बनाते थे इसलिए एरोप्लेन के एक्सीडेंट हो जाते थे। तो ये कोरोनल डिस्चार्ज कहलाता है। ठीक है, तो ये बात भी आपका, इसका बी आंसर भी यहाँ मैंने दे दिया है, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ा करो चीज़ें। ठीक, तो ये मैंने आपको प्रॉब्लम करा दी है। अभी एक दो कंसेप्चुअल प्रॉब्लम बच्चे पूछ लेते हैं और बताता रहता हूँ मैं। ठीक है, एक 37th क्वेश्चन के बारे में मेरे से बच्चों ने पूछा, थोड़ा आइडिया दे देता हूँ, ये भी इसी तरह का सम है। देखिए क्या कह रहा है ये, आंसर द फॉलोइंग, द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर इज एट अबाउट 400 किलोवोल्ट। थोड़ी सी फिगर बना के आपको कुछ चीजें समझ में आ जाती हैं। हमारी अर्थ है जिसकी रेडियस आर है और ये इसका एटमॉस्फेयर है चारों तरफ इसके, आप जानते हैं। क्लियर, एटमॉस्फेयर है। तो क्या कह रहा है, एट द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर इज 400 किलोवोल्ट with respect to the surface of earth corresponding to the electric field that decreases with altitude। आपको पता है जैसा आगे बढ़ते चले जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होता चला जाएगा। नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ द फील्ड इज अबाउट, फील्ड कितना है, E is equal to 100 volt per meter। Why then do you not get the electric shock as we step out of our door house into the open? Assume that house to be steel case so that there is no field inside। A part में पूछ रहा है, B में a man fixes outside his house, a man fixes outside his house one evening top meter high insulating slab carrying on its top a large aluminum sheet of area 1 meter square। Will he get the electric shock if he touch the metal sheet next morning? देखिए मेन बात क्या है, आप प्रैक्टिकली समझिए कि 100 वोल्ट पर मीटर का इलेक्ट्रिक फील्ड ये है और यहाँ कितना पोटेंशियल है, 400 किलो वोल्ट। होता यह है कि एक तो आदमी की हाइट कम है, बहुत कम। अब जैसे ही आदमी को घर से बाहर निकलता है तो एक उसके सिर के ऊपर से मान लीजिए कोई आदमी बाहर निकला तो इसके सिर के ऊपर से इक्विपोटेंशियल सरफेस बनी होती है। क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो पोटेंशियल सेम होगा, जब पोटेंशियल सेम होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं बचा, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बचेगा तो आपको कोई शॉक नहीं लगेगा। होगा पहला आंसर क्लियर, क्योंकि जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो अर्थ पे जो भी चार्ज है उसके कारण क्या बन गया, यहाँ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बन जाएंगे। और इक्विपोटेंशियल सरफेस की डेफिनेशन क्या है, उनके ऊपर पोटेंशियल सेम रहेगा तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप नहीं होगा, इसलिए आदमी को कोई करंट नहीं लगती। दूसरी बात क्या कह रहा है बी पार्ट में, बी में आपसे कहता है वो, ए मैन फिक्सेस आउटसाइड द, अपने घर के बाहर जो विंडो है उसके ऊपर जो छत्ती है उस पर आपने ये एल्युमिनियम शीट लगा दी। ए मैन फिक्सेस आउटसाइड हिज हाउस वन इवनिंग ए टॉप मेटल हाई इंसुलेटिंग स्लैब कैरिंग ऑन इट टॉप लार्ज एल्युमिनियम शीट ऑफ एरिया 1 मीटर स्क्वायर। Will he get electric shock? सोचिए
if touch the metal sheet next morning, yes he will get the shock। आपने देखा होगा कई बार आप रात को जब सोते हैं, डार्क रूम का अंधेरा करते हैं, कपड़े उतारते हैं, आप कोई भी चादर वगैरह लेते हैं तो उसमें से आपने देखा होगा चिंगारियां निकल जाती हैं, स्पार्किंग होती रहती है। तो इसीलिए वहाँ इतना सफिशिएंट चार्ज इकट्ठा हो जाता है कि आपको करंट लगेगा। आपने देखा होगा ऐसी ऐसी एक्टिविटी है, आप टाउल से किसी आदमी को हिलाते रहो उसकी बैक पे तो उसको करंट लग जाता है। तो बहुत चीज़ों से करंट लग जाता है आपको, यहाँ आपको इससे करंट लगेगा क्योंकि इतना काफ़ी पोटेंशियल डिफरेंस आ गया आपके। जैसे आप यहाँ अर्थ है, इसको टच करेंगे तो चार्ज आपके थ्रू फ्लो करेगा, अर्थ में शॉक लग जाता है। तो हो गया क्लियर सबको। इसका सी पार्ट क्या कह रहा है वो, द डिस्चार्ज करंट इन द एटमोस्फियर ड्यू टू द स्मॉल कंडक्टिविटी ऑफ एयर इज नोन टू बी 800 एम्पियर ऑन एवरेज ओवर द ग्लोब। Why then does not atmosphere does not discharge itself completely due to the cause and become electrically neutral? In other words, what keeps the atmosphere charged? देखो वो क्या कह रहा है कि जो ये चार्ज है लगातार लगभग इस पोटेंशियल डिफरेंस से कितनी करंट प्रोड्यूस हो रही है, I इज इक्वल टू 1800 एम्पियर। बच्चों बहुत ज़्यादा है, लेकिन बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया है तो अर्थ में वो फ्लो होती रहती है। तो वो कहता है कि फिर ये यहाँ की करंट ख़त्म क्यों नहीं हो जाती एटमॉस्फेयर की, जब लगातार उसको अर्थ लेती रहती है, न्यूट्रलाइज करती रहती है, तो फिर ये करंट आती कहाँ से है इतनी एटमॉस्फेयर में। बच्चों जो ये थंडरिंग है, जो बादलों की बिजली है, ये बड़ी स्ट्रॉन्ग सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी का, और ये लगातार मैं आपको आइडिया दे दूँ कि हर 2 सेकंड में कहीं ना कहीं एक बार थंडरिंग होती है अर्थ के ऊपर। तो इसका जो ड्यूरेशन है एवरी 2 सेकंड का आता है। तो ये इतना चार्ज प्रोड्यूस करती रहती है एटमॉस्फेयर में कि भले ही अर्थ उसको लगातार न्यूट्रल करती रहे तो फिर भी ये बिजली और ये कुछ आयनाइजेशन ड्यू टू द एटमॉस्फेयर, और इसके कारण हमारा एटमॉस्फेयर बैलेंस रहता है। यानी कि जितनी इलेक्ट्रिसिटी अर्थ लेती रहती है उतनी इन एक्टिविटीज़ के कारण प्रोड्यूस होती रहती है, थंडरिंग वगैरह के कारण। क्लियर हो गया। तो इसलिए एटमॉस्फेयर में इलेक्ट्रिसिटी खत्म नहीं होती। और डी पार्ट में क्या कह रहा है आपसे वो, व्हाट आर द फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू विच द इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ द एटमॉस्फेयर इज डिसिपेटेड ड्यूरिंग द लाइटनिंग। देखा होगा आपने यार, ये कोई क्वेश्चन बनता है जब बारिश होती है, बादलों में आपने देखा है कि जब भी बिजली की गड़गड़ाहट होती है तो साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, इनकी फॉर्म में वो डिसिपेट हो जाती है। जब बिजली कड़कती है तो आपने देखा होगा किस किस में, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी इसमें कन्वर्ट हो जाती है। तो ये तो सबको क्लियर है। चलिए, तो ये क्वेश्चन भी डिस्कस कर दिया। क्वेश्चन नंबर 37 मैंने आपका आ गया सबकी समझ में। तो ये मेरे से कुछ प्रॉब्लम्स आपने पूछी थी। एक बच्चे ने मेरे से क्वेश्चन नंबर 67 पूछा है। क्वेश्चन नंबर 67 ये है आपका, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर एंड लॉस ऑफ एनर्जी ऑन द शेयरिंग ऑफ चार्ज। देखिए क्या कह रहा है इन द सर्किट। ये देखिए एक सर्किट गिवन है आपको, देख लेना आपके नोट्स में होगा। ये सर्किट है, इसमें 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं और यहाँ एक स्विच है। इन द सर्किट शोन इन द फिगर द एनर्जी स्टोर्ड इन द बोथ कैपेसिटर्स इज U1 एंड U2। ये कैपेसिटर हैं आपके दोनों, बोथ आर आइडेंटिकल, दोनों की कैपेसिटी चाहिए, तो इसकी U1 है और इसकी U2। इफ स्विच S is open and a dielectric slab of constant K is put in free space the capacitors, the energy stored is found to be U2. Calculate U1 by U2। देखिए दोबारा, in the circuit shown in the figure the energy stored in the both capacitors is U1 if switch S is open and the dielectric slab of dielectric constant 5 is put in free space of the capacitors, the energy stored is found to be U2. Calculate U1 by U2। देखिए दोनों कैपेसिटर्स आइडेंटिकल है तो U1 क्या आ जाएगी, पोटेंशियल V है तो 1/2 C
1v1 स्क्वायर प्लस 1/2c2v2 स्क्वायर। तो u1 कितनी आ गई 1/2cv² प्लस 1/2cv²। तो ये आ जाएगी आपकी cv²। क्लियर। लेकिन अब क्या कह रहा है कि आपने इसमें ये स्विच ओपन किया और इसमें डाइलेक्ट्रिक डाल दिया आपने। अब आपसे एनर्जी पूछ रहा है, कितना कांस्टेंट है उसका 5, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5। डाइलेक्ट्रिक डाल दिया जिसका K = 5 है। तो अब आपसे पूछ रहा है कि दोनों एनर्जी U2 कितनी होती है 1/2cv² प्लस 1/2cv²/K। बच्चों ये ध्यान रहे आपके, अगर स्विच ओपन करने के बाद आप डाइलेक्ट्रिक डालते हैं तो आपकी जो है वो एनर्जी है वो 1/K टाइम्स हो जाती है। अगर स्विच S लगे लगे आप डाल लेंगे तो 1/K टाइम्स, और स्विच लगे लगे डालेंगे तो K टाइम्स हो जाती है एनर्जी। तो कितनी आ गई है 1/2cv² 1 + 1/K, ये आ गई। तो रख दीजिए दोनों वैल्यू। तो फाइंड द रेशियो ऑफ U1/U2। U1 कितनी होगी आपकी cv² और U2 1/2cv² 1 + 1/5। कितना आ गया ये तो ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा आपका U2/U1/U2। ये देखिए 2/7/5 दोनों में तो नहीं डाला। If switch S is open and the dielectric slab of constant K is put in free space of the capacitor, दोनों में डाला है तो इसकी K टाइम्स हो जाएगी K + K/2, ये आ जाएगा। तो ये भी 5 हो जाएगा। अब आप देख लीजिए तो ये आ गया आपका कितना आ गया भाई 25 और 1 26 26/, तो 2 × 5/26 13, तो 5/13 ये आंसर आ गया। दोनों में डाल लिए। तो क्या बताया था मैंने, डाइलेक्ट्रिक अगर स्विच ऑन है, दोबारा ध्यान से समझ लो, अगर स्विच ऑन है और आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालेंगे तो कैपेसिटेंस K टाइम्स हो जाता है, और जब स्विच हट गया इसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा 1/K टाइम्स। तो वो इसका एनर्जी तो ½ KCV² प्लस 1/2cv²/K। K की वैल्यू 5 है, ½ cv² कॉमन ले दिया तो K + 1/K ये आ गया। दोनों की cv² रेशो ले दो U1/U2 1/2cv²। तो अब देखो बच्चों सिंप्लीफाई कर दीजिए इसको, तो आपका आ जाता है 5/13, यही आंसर है इसका। दोबारा पढ़ देता हूं इस प्रॉब्लम को। इन ए सर्किट शोन इन फिगर the energy stored in both capacitors is U1 if switch S is open and dielectric slab of constant phi is put in free space of the capacitors कहा है। तो मैंने पहले अकेला कैपेसिटर सोच लिया था, यानी कि दोनों में डाल ली ये चीज है। ऑफ कांस्टेंट K in the free space the energy stored found U1 and U2। देखो दोबारा समझो, अगर आपके पास ये दो कैपेसिटर हैं और स्विच क्लोज है तो पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है, इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल भी होगा, इसके भी अक्रॉस पोटेंशियल भी होगा इनिशियली जब स्विच क्लोज है। तो एनर्जी कितनी आ गई आपकी ½ cv² इसकी और ½ cv² इसकी, तो कितनी आ जाएगी C × v²। क्लियर। अब देखिए अब क्या कह रहा है कि आपने ये स्विच ओपन कर लिया S और डाइलेक्ट्रिक इसमें डाला और इसमें डाला, दोनों का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है K, जो कितना है 5। अभी मैंने आपको क्या समझाया, जो इसकी एनर्जी होगी, इससे बैटरी कनेक्ट है इससे नहीं है, तो जिससे बैटरी कनेक्ट है उसकी एनर्जी K टाइम्स हो जाती है, सिंपल याद रखना इस बात को। और स्विच ओपन कर दिया और जब इसमें डाइलेक्ट्रिक डाला तो इसकी एनर्जी 1/K टाइम्स हो जाती है। तो इसकी K टाइम्स होगी, इसकी 1/K टाइम्स होगी, तो ½ cv² दोनों में कॉमन है तो K + 1/K बचा आपके पास। बस अब तो U1/U2, U1 ये रही आपकी, U2 ये रही, दोनों की रेशो cv² ½ cv², cv² कैंसिल हो जाएगा,
2 ऊपर चला गया तो 2/5 + 1/5, 25 + 1 26/5, बस ये ऊपर ले जाइए, 2 से कट गया, कितना आ गया 26 कट के 13 13, तो 5/13 इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो ये आपकी आज मैंने कुछ प्रॉब्लम डिस्कस की हैं, इनको ध्यान से समझो। और उसके बाद तो मैंने आज आपको क्या क्या कराया है, देखिए आज का काम हमारा क्या है। एक तो ये अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसका मैंने आपको एक फॉर्मूला बता दिया। हाँ, जब हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो उसकी वेलोसिटी एरी, रेडियस एरी, और ये क्वेश्चन हो गया। इसमें बच्चों ये देखो आप, थर्ड क्वेश्चन भी है। इन ए हाइड्रोजन एटम द इलेक्ट्रॉन मूव इन ए ऑर्बिट ऑफ रेडियस 5 × 10⁻11 मीटर विद अ स्पीड ऑफ 2.2 × 10⁻6 मीटर पर सेकंड। फाइंड द इक्विवेलेंट करंट, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 10⁻19। चलो इसका फॉर्मूला भी यहीं बता देता हूँ, इसी से रिलेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, सोचना क्या फॉर्मूला है। ये रहा I = Q/T बच्चों, और T क्या होता है, अब यहाँ फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखी, यहाँ वेलोसिटी और रेडियस दे रखी है। याद करो टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2πr/v, ये इसकी रेडियस r, वेलोसिटी v है, तो 2πr/v, तो I क्या आ जाएगी Q/2πr/v, v ऊपर चला जाएगा, I = QV/2πr × v/2πr। ये फॉर्मूला सबके याद रहे, तो इसमें वैल्यू रखनी है, ये आपको पता ही है 1.6 10⁻19, और आपको उसने क्या दे रखा है, वेलोसिटी कितनी दे रखी है, गिवन है 6 × 2.2 × 10⁻6 मीटर पर सेकंड। रेडियस है ही आपके पास, तो यू कैन कैलकुलेट द इक्विवेलेंट करंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन द हाइड्रोजन एटम। क्लियर हो गया, यानी कि करंट क्या होती है, I = Q/T, T क्या होता है सरकमफ्रेंस 2πr/v, इसको रख दीजिए, तो Q/2πr/v, v ऊपर चला जाएगा, Q × v/2πr। बन गया फॉर्मूला, अब तो पूछने की जरूरत नहीं है। v भी गिवन है आपको, r भी गिवन है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आप जानती हैं। v कितना है 2.2 10⁻6, रेडियस 5 10⁻11, वैल्यू रखी और आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन याद आ गया, मैंने पूछा था, ये भी बता दिया मैंने आपको। फर्स्ट यहाँ है ये रहा, ये थर्ड हो गया। सेकंड में कंसंट्रेशन दे रखी है इलेक्ट्रोलाइट की, तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। तो आप जानते हैं I = क्या होता है Ne/T, तो टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हैं, सोडियम और क्लोरीन आयन, दोनों को ऐड कर दिया, यानी कि दोनों के कारण करंट फ्लो होगी और वो अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे चलेंगे, इस तरीके से दोनों। तो Na + NCl Ne/T वैल्यू ऐड की और रख दी सब, तो ये करंट आ गई। ये क्वेश्चन अच्छा है। चार्ज गिवन है 8T - 3T² + 5T³, तो फाइंड द इनिशियल करंट, द टाइम आफ्टर विच द करंट रीचेज द मैक्सिमम वैल्यू, ये चीज समझने की है। और मैक्सिमम वैल्यू यानी कि करंट क्या होती है dQ/dt, तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले दीजिए। तो डेरिवेटिव लेके अब डिफरेंशियल किया सिंपल, T = 0 पे इनिशियल का मतलब क्या है, T = 0 रखी, 8 एम्पियर करंट आ गई आपकी। अब मैक्सिमम और मिनिमा की कंडीशन, ये जो बच्चों के पास मैथ है बड़े ध्यान से, वैसे मैं +1 में भी बच्चों को बताइए, फर्स्ट डेरिवेटिव मस्ट बी इक्वल टू 0, तो डी आई इसका डेरिवेटिव लेंगे, di/dt मस्ट बी इक्वल टू 0, तो ले लिया आपने इसका 8 - 60 + 15t² का डेरिवेटिव किया, इसको 0 रख दिया, 6 को इधर ले आए 30t, तो t = 6/30.2 सेकेंड में जो करंट है वो मैक्सिमम हो जाएगी और मिनिमम। चलो मैं यहाँ नहीं बताना चाहता, लेकिन आपको पता है, अगर मैं इसका ये भी पता लग जाएगा मैक्सिमम हो गया मिनिमम कैसे, एक बार वो डेरिवेटिव ले दो इसका, अगर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है तो आपको पता है मिनिमा होता है, और नेगेटिव आता है तो मैक्सिमा होता है, वो मैथ वाले आपको समझा देंगे। क्लियर, तो जब आपने ये वैल्यू रख दी इसमें, तो I = 0.2 रख दीजिए इसमें, तो करंट की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी 7.4 एम्पियर। किसी बच्चे ने थर्मल वेलोसिटी पूछी थी, यानी कि हीटअप करने पे जो वेलोसिटी आपको पता है 3/2 kT = ½ mv², if you increase the temperature either gas, liquid or solid anywhere, तो the
रैंडमनेस ऑफ द मॉलिक्यूल पार्टिकल आयंस एवरीथिंग विल इंक्रीज। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ द, लेकिन वो काइनेटिक एनर्जी रैंडमनेस होती है, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती, वो इधर उधर रैंडमली मूव करते हैं, उनकी वेलोसिटी वो बढ़ती है, तो वो क्या कहलाती है, थर्मल वेलोसिटी। और इसके बाद ये डिस्कस किया मैंने पिछले चैप्टर का, सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सोचने का है, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि हमारा एटमॉस्फेयर कैसे काम करता है, कैसे बिजली काम करती है, कैसे बनती है, कैसे टूटती है, कैसे ये अर्थ इसको न्यूट्रलाइज करती रहती है, लेकिन फिर भी ये बनती रहती है। इसके बाद ये क्वेश्चन मेरे से पूछा आपने कि मेन पॉइंट क्या याद है, जब बैटरी कनेक्ट रहेगी डाइलेक्ट्रिक डालेंगे तो एनर्जी के टाइम्स हो जाएगी, और जिसमें बैटरी हटा के चार्ज करने के बाद कैपेसिटर में आप डाइलेक्ट्रिक डालेंगे तो एनर्जी 1/k टाइम्स हो जाती है। तो इसकी एनर्जी k टाइम्स, इसकी 1/k टाइम्स, दोनों को ऐड कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया आपका। तो ये न्यूमेरिकल आपने कर लिया, और यहाँ भी मैंने न्यूमेरिकल पिछले हैं सारे मैंने आपको कराए हैं। तो इसकी जो मेन बात है कि जब भी जहाँ भी सरफेस चार्ज डेंसिटी वहाँ ज़्यादा होती है जहाँ रेडियस कम होती है, तो मैंने क्या समझाया, अगर ये पेन है तो इसकी टिप सबसे शार्प है, तो इसमें सबसे ज़्यादा सरफेस चार्ज डेंसिटी यहाँ होगी, क्योंकि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करता है। और देखो हर प्रॉपर्टी का कोई यूज़ होता है, आप देखिए कि एरोप्लेन को न्यूट्रल करने के लिए इसी प्रॉपर्टी का यूज होता है स्पेस में। ठीक है, तो बच्चों आज का काम यहीं छोड़ते हैं, आपको मैं ये न्यूमेरिकल के नोट्स दूंगा, और देखता हूँ कुछ न्यूमेरिकल्स भी दूंगा, क्योंकि ये पिछला पूरा हो गया हमारा, साथ साथ याद करते रहिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।